नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं और अभी यूपी की सियासत से एक बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर योगी का पलटवार सामने आया है। योगी आदित्यनाथ ने इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा कि जिसके अंदर क्षमता है वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। अखिलेश यादव ने बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ करने को कहा था। इसी पर योगी आदित्यनाथ का यह पलटवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखी है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि 2027 में हमारी सरकार बनते ही बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ कर देंगे। तो अखिलेश ने बुलडोजर को लेकर जो बातें कही थी कि गोरखपुर की तरफ इसका रुख कर दिया जाएगा, उसी बयान पर योगी आदित्यनाथ का यह पलटवार सामने आया है कि जिसके अंदर क्षमता है वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। तो दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले जो लोग हैं वो बुलडोजर के आगे पस्त हो जाएंगे, ये भी कहा योगी आदित्यनाथ ने। अखिलेश यादव ने दरअसल जो तंज किया था, जिस तरह की बात कही थी, उसी पर यह पलटवार है योगी आदित्यनाथ का। वीरेश पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हमारे सहयोगी। वीरेश, तो कुल मिलाकर जो बातें कही गई थी अखिलेश यादव की तरफ से, उस पर यह बहुत ही करारा पलटवार कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। देखिए, अब ये प्रदेश जो है वो 27 की तैयारियों में है और लगातार अपनी तरफ से बयानबाजी की जा रही है। अखिलेश यादव ने पार्टी के इसी दफ्तर में गोरखपुर क्षेत्र के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए बड़े ही तल्ख लहजे में कहा कि सरकार आने दो। अपने अंदाज में अखिलेश ने कहा सरकार आने दो 27 में, उसके बाद पूरे प्रदेश का बुलडोजर का मुंह जो होगा वो गोरखपुर की तरफ होगा। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में भी अखिलेश यादव कहते हैं कि सरकार आएगी तो गोरखपुर को हम भी बुलडोजर से देखेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने उस पर जवाबी हमला दिया है। कहा है कि दिल भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति भी चाहिए, सुचिता भी चाहिए, पवित्रता भी चाहिए और कटिबद्धता भी चाहिए। और जब ये सारे अवयव और गुण इंग्रेडिएंट्स एक साथ होंगे तब बुलडोजर चलेगा। 22 की सरकार याद करिए, बाबा का बुलडोजर प्रतीक बन गया है। पूरे देश में, प्रदेश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर के तौर पर देखी जाती है। और यही गोरखपुर की जिला यूनिट को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर बहुत हो चुका, अंधकारमय भविष्य है युवाओं का, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लेकिन बुलडोजर का मुंह लगातार ओपन है, खुला हुआ है। तो कहते तो हैं अखिलेश यादव, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड कल कहा कि गोरखपुर की तरफ बुलडोजर। ठीक है वीरेश, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन भूपेंद्र चौधरी क्या कह रहे हैं ये भी जरा जान लेते हैं। हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी से उन्होंने बातचीत की है। यूपी भाजपा के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। भूपेंद्र जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 2027 में उनकी सरकार आएगी और उनकी सरकार आई तो जितना यूपी में बुलडोजर है जिसको आप लोग इस्तेमाल करते हैं अवैध निर्माण गिराने में, सबको गोरखपुर भेज देंगे। क्या लगता है? समाजवादी पार्टी का जो उनका कल्चर है और जिस प्रकार से उन्होंने उनकी सरकारों में अवैध धंधे, अवैध कारोबार, काम धाम, अतिक्रमण और माफिया राज, एक पूरे ज़िले में एक एक माफिया होता था। हमारी सरकार आने के बाद माननीय योगी जी ने देश में, प्रदेश में बेहतर कानून का राज कायम किया है। और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जिन्होंने अनैतिक काम किए हैं, जिन्होंने अतिक्रमण किया है, जो हमारे मातृशक्ति को, उनके अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं, उनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है हमारी सरकार कर रही है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है सरकार में कि न्यायिक प्रक्रिया में या हम इस प्रकार के में कोई भेदभाव करते हों। हमारे यहाँ सब समान है। जो दोषी है, जिन्होंने अनैतिक काम किया, सरकार कार्रवाई उसके खिलाफ करेगी। जहाँ तक बुलडोजर का विषय है, बुलडोजर में सरकार ने कठोर कार्रवाई की है और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो अपराध बहुत न्यूनतम स्तर पर है। और यही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और यही हमारा कमिटमेंट है।
शिक्षक भर्ती का जो मसला है उसके अभ्यर्थी अलग अलग जगहों पर जा करके और सरकार के मंत्रियों के घरों का घेराव कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनको जो न्याय हाईकोर्ट ने दिया है उस पर अमल नहीं किया जा रहा, लापरवाही की जा रही है और उन्हीं अफसरों को उसका पालन कराने की जिम्मेदारी दे दी गई है जो इस भर्ती को फंसाने अटकाने में। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को आपने सुना, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बयान पर कैसे पलटवार किया, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। वीरेश पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और देखिए वीरेश, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, योगी आदित्यनाथ ने जब प्रतिक्रिया अपनी जाहिर की, जब पलटवार किया अखिलेश यादव के बयान पर, तो उन्होंने दंगों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो लोग दंगाइयों के आगे नाक रगड़ते हैं वो बुलडोजर के आगे पस्त हो जाएंगे। देखिए, अखिलेश यादव ने जो कल बयान दिया अपने जिला यूनिट गोरखपुर के लिए, तो एक फिल्म आई थी राजनीति, उसमें एक डायलॉग है, करारा जवाब दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बुलडोजर की जो भाषा है अखिलेश यादव की, उस पर करारा जवाब दिया है और अपनी शैली और अपने अंदाज में दिया है। लेकिन अखिलेश यादव भी चूकने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ऑफ द रिकॉर्ड लगातार बोलते रहे, कल ऑन रिकॉर्ड बोला उन्होंने। ऑन रिकॉर्ड में उन्होंने साफ कहा कि वाकई यहां पर भ्रष्टाचार, महंगाई सब कुछ है, लेकिन हम चलाएंगे बुलडोजर। और अखिलेश यादव अभी आने वाले हैं। देखिए, जो हलचल बढ़ गई है यहां पर, जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे हैं, वो अपने अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष को भैया कहते हैं। ये सारे भैयावादी लोग खड़े हैं। तो कोशिश मेरी रहेगी कि अखिलेश यादव से मैं पूछ भी लूं, क्योंकि ये काफिला कुछ ही लम्हों में यहां से गुजरने वाला है, पार्टी दफ्तर जाने वाला है। वीरेश, आप उनसे बात करिएगा, जो प्रतिक्रिया मिलेगी वो आगे दर्शकों तक हम वो जानकारी भी पहुंचाएंगे। अब अगली खबर, राजस्थान में बारिश के बाद मुसीबत बनी हुई है। जोधपुर शहर की सड़कों पर जबरदस्त जल जमाव है और शहर के बीच पानी की धारा ऐसे बह रही है जैसे नदी की धारा हो। तस्वीरें देखिए आप, ये जोधपुर है, राजस्थान का बड़ा शहर, ऐतिहासिक शहर जोधपुर, और वहां पर आप सड़कों का हाल जरा देखिए, पानी का कितना तेज बहाव नजर आ रहा है। ये जोधपुर में सड़कों का हाल है और ऐसा लग रहा है कि मानो किसी नदी के बीच ये बसावट हो गई हो, रिहायशी बस्ती बस गई हो। तो सांस्कृतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जोधपुर का अपना महत्व, यहां के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये अपना गृह क्षेत्र भी है, गृह जनपद भी है, और वहां का हाल जरा आप देखिए किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। मेरे सहयोगी करण पुरी इस वक्त जोधपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। करण, ये जो तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, वाकई जोधपुर में तो बहुत ही बुरे हालात हैं। आप क्या देख पा रहे हैं और क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? जी अखिलेश, नमस्कार। मैं बता दूं कि आज सुबह से ही मूसलाधार बारिश का दौर जारी है जोधपुर में। ये इस मानसून की पहली जो जबरदस्त बारिश कही जा रही है वो बारिश हो रही है। सड़कें तालाब बन चुकी है। ये हालात है कि जगह जगह जल भराव हो चुका है, आम जनजीवन व्यस्त है और कोई एग्जाम भी होने जा रहे हैं, कई बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके साथ साथ ये स्थिति है कि प्रशासन की पोल खुल चुकी है। प्रशासन लगातार दावे कर रहा था कि हमने नालों की सफाई कराई है, हर जगह की। कई लोग परेशान है, घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, घर में ही इतनी परेशानियों के सामने देख रहे हैं। लेकिन ये मौसम विभाग का अलर्ट था कि ये तूफान आने वाला है। इस तूफान के आने के बाद जिस तरह के हालात बनेंगे उससे पहले ही अलर्ट तैयार रहे। उसके लिए काफी जनता तैयार थी, लेकिन जिस तरह से पानी सड़कों पर फैला है, उस सड़कों पर फैलने से उनको ये लग रहा है कि लोग घरों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे स्कूलों में अभी कैद है, क्योंकि सुबह सुबह स्कूलों का समय था, स्कूलों की छुट्टी नहीं है, बच्चे स्कूलों में कैद है। कई लोग यहाँ पे मौजूद है। मेरे पीछे ये हालात है, आप सड़क पे कोई गाड़ी निकल नहीं पा रही है और मेरे घुटनों से ज्यादा पानी उपलब्ध है, पानी भरा हुआ है। हाँ अखिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो जोधपुर में किस तरह की स्थिति है वो आप देख रहे थे। अब आपको उत्तर प्रदेश के आगरा का हाल दिखा देते हैं। भारी बारिश के बाद यहां भी हालात बिगड़े हुए हैं। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी ही पानी। ये तस्वीर जरा आप देखिए, कई इलाकों में भीषण जल भराव है, कुछ जगह घरों में भी पानी घुस चुका है। सड़कों पर किस तरीके से जलभराव है वो आप देख पा रहे हैं। सड़क का एक हिस्सा डूबा हुआ नजर आ रहा है
और हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ जो रिहायशी इलाके हैं, जो लोगों की बस्तियां हैं, वहां भी जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। यूपी के आगरा का हाल आपके सामने। तो इन दिनों बारिश की वजह से कई जगहों से इसी तरीके की खबरें आ रही हैं। देश का एक बड़ा हिस्सा अभी जलमग्न है। कुछ जो शहर हैं बारिश के बाद जलमग्न हो जाते हैं और कई जगहों पर चूंकि वाटर लेवल नदियों में बढ़ जा रहा है, इस वजह से नदी का पानी वहां घुस जाता है। और अब खबर बिहार से, जहां छपरा में इसुआरपुरा में ऑर्केस्ट्रा के दौरान छज्जा गिर गया। छज्जा गिरने से 100 लोग से ज्यादा घायल हो गए हैं। मंगलवार रात की घटना है। महावीर जुलूस के दौरान यह हादसा हुआ है। तो बिहार के छपरा से अभी की बड़ी खबर आ रही है। छज्जा गिर गया और इसके गिरने की वजह से आप देख रहे हैं किस तरीके का हादसा हुआ है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसुआपुर इस जगह का नाम, जहां पर छज्जा गिरने से 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहां मौजूद थे और ये देखिए, जब यह हादसा हुआ चीख पुकार मच गई। इस छज्जे के ऊपर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और जब ये गिरा है, ये उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। 100 लोग जख्मी हैं। आपको बता दें, बहुत ही भयानक ये हादसा। छज्जा जब गिरा उस दौरान आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे लोगों की चीख पुकार। आपको बता दें कि दरअसल महावीर जुलूस के दौरान यह हादसा हुआ है। इस छज्जे के ऊपर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। शायद इस जुलूस को देखने के लिए वहां पर बैठे हुए होंगे छज्जे पर, लेकिन इतना ज्यादा भार वो वहन नहीं कर पाया, नहीं उठा पाया और छज्जा कैसे नीचे गिर गया अचानक से, वो आप देख रहे हैं। तो जो लोग ऊपर बैठे हुए थे वो जमीन पर धड़ाम से गिरे हैं। कईयों को चोट लगी है, कईयों की हालत नाजुक बनी हुई है। जो लोग नीचे थे वो भी छज्जे की चपेट में आ गए, वो भी दब गए। सैकड़ों लोगों की मौजूदगी थी महावीर जुलूस के दौरान और तभी यह हादसा हो गया। तो बिहार के छपरा का ये मामला है, जहां पर आप देख रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना घटी है। महावीर जुलूस के दौरान सैकड़ों लोगों की मौजूदगी थी। कई लोग छत के ऊपर बैठे हुए थे, तभी वो छत का हिस्सा अचानक से भरभरा कर नीचे गिर गया। मेरे साथ आशुतोष मौजूद हैं इस वक्त, हमारे सहयोगी। आशुतोष, कितने लोग घायल हुए हैं, अभी उनकी क्या हालत है, ये भी बताइए। और दूसरी बात ये है, ऐसा लग रहा है कि इस छत के ऊपर बहुत ज्यादा लोग आकर बैठ गए थे इस जुलूस को देखने के लिए। शायद ये बड़ी वजह बनी है कि हादसा हुआ। देखिए अखिलेश जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी हादसा हुई है, इसके पीछे ऑर्केस्ट्रा वहां चल रहा था। जो महावीरी अखाड़ा का जुलूस था वहां ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। इसी दौरान ये पूरी हादसा हुई है। 100 से ज्यादा लोग छत पे चढ़े हुए थे और हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो आई थी और इसी के बाद ये पूरा हादसा हुआ है। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल है। सबसे बड़ा सवाल है कि जिला प्रशासन के कोई बड़े आला अधिकारी घटनास्थल का मुआयना अब तक नहीं किए, ना पहुंचे हैं। और बड़ी बात यह है कि इसुआपुर जो क्षेत्र है ये आपको छपरा से लगभग आपको 20-22 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और यहाँ का जो ये पूरा इलाका है, यहाँ पूरी फुहर गालों पे डांस हो रही थी। हनुमान जी का ये वहाँ जुलूस निकलता है और हर साल ये प्रोग्राम होती है और प्रशासन की ओर से कोई कड़ी व्यवस्था नहीं किए गए थे। शायद यही वजह है, सुरक्षा व्यवस्था अगर अच्छी रहती तो उतनी बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो छत पे नहीं पहुंचती। चलिए, शुक्रिया आशुतोष इस जानकारी के लिए आपका। तो आप देख रहे हैं कैसे ये हादसा हुआ है। 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो गए। और अब खबर लखनऊ से है, जहां शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का घेराव किया गया। आपको बता दें, भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर ये शिक्षक अभ्यर्थी जुट गए। आपको पता है, इसके पहले 2 दिन जो खबर आ रही है, एक दिन केशव प्रसाद मौर्य के घर के बाहर ये मौजूद थे अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर, फिर अनुप्रिया पटेल के घर का घेराव किया गया था और आज भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर पहुंच गए हैं ये शिक्षक अभ्यर्थी। लगातार इनका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और संजय त्रिपाठी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं। संजय, पिछले 2 दिनों से जो तस्वीर हम देख रहे थे, लगभग वही इसी तरीके के हालात आज भी नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल अखिलेश, तीसरे दिन भी वही तस्वीर है। पहले दिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाद ये सारे के सारे अभ्यर्थी बैठे थे। उसके बाद अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल के आवास के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया। और आज तीसरा दिन है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास के बाहर ये बैठे हुए हैं। 11 बजे ये यहाँ पर आए और उसी वक्त भूपेंद्र चौधरी निकल गए। इनकी बातें नहीं सुनी गई, इस बात को लेकर इन्हें रोष है। और ये जितने भी पिछड़ी जात के मंत्री हैं वहाँ जा करके ये न्याय मांग रहे हैं, क्योंकि इनका मसला 69,000 शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ है। सरकार नई सूची जारी करने का आश्वासन दे रही है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि 69,000 की पूरी नई सूची जारी की जाए। यही डिमांड्स हैं आप लोगों की? हाँ, बिल्कुल यही डिमांड है। आपने देखा केशव जी के यहाँ गए, अनुप्रिया पटेल के आवास पे गए, या भूपेंद्र चौधरी। हम पूरे समाज के जितने पिछड़े वर्ग के मंत्री हैं सबको बता रहे हैं कि आज हाईकोर्ट ने मान लिया है, योगी जी ने मान लिया है, लेकिन अभी हम लोगों को न्याय नहीं मिला है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पिछड़े दलित, अभी स्वतंत्र देव बाकी हैं, अभी ओम प्रकाश राजभर बाकी हैं, अभी संजय निषाद जी बाकी है। हर मंत्री के यहाँ जाएंगे और बताएंगे। और ये पूरा प्रदेश का समाज देख रहा है कि पिछड़े दलित वर्ग के बच्चे किस तरीके से पिछड़े दलित वर्ग के मंत्रियों के यहाँ लठियाए जा रहे हैं, मंत्रियों के यहाँ पीटे जा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूँ सभी मंत्रियों से, एकजुट होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहें कि जब कोर्ट ने मान लिया है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, आपने मान लिया है, तो आपसे बड़े अधिकारी हैं, इनको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? ये बताइए कि पिछड़ा वर्ग के कई मंत्री हैं सरकार में, सबसे ज़्यादा तादाद पिछड़ा वर्ग के मंत्रियों की है सरकार में। आप लोग भी ज़्यादातर पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। यूपी में राजनीति जो है वो पिछड़े वर्ग के इर्द गिर्द घूम रहे हैं इन दिनों, तब भी आप लोगों की डिमांड्स क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? देखिए, हमारे वर्ग के मंत्री अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि हम 85% लोग हैं, पिछड़े दलित 85% है। हम लोग पूरी दमदारी से कह रहे हैं कि आप हम लोगों की आवाज़ उठाइए, आप हम लोगों को नियुक्ति दिलाइए, हम लोग आपके साथ हैं। जब समाज आपके साथ रहेगा तो डरने की क्या बात है? हम भूपेंद्र चौधरी जी से भी यही कह रहे हैं कि भाई आप क्यों डर रहे हैं? आप मुख्यमंत्री जी से जाइए, कहिए कि हमारे वर्ग के बच्चे लाठी खा रहे हैं, धरना दे रहे हैं। ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ लाठी और धरना के लिए बने हैं। जब हाई कोर्ट ने मान लिया, मुख्यमंत्री जी ने मान लिया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया, तो किस बात की देरी भाई? हम पिछड़े दलितों को क्यों अनदेखी कर रहे हैं? ये भी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने तो 3 महीने का वक्त दिया है ना, 3 महीने अभी पूरे नहीं हुए, तो महीना भर भी नहीं हुआ है। और हम लोग 4 साल से सफर कर, 3 महीने के अंदर बोला है, 4 साल से सफर कर रहे हैं। अगर पिछड़े दलितों की इतनी इज्जत नहीं है सरकार में तो बता दें, हम लोग कोई अलग से अपना स्टेट बना ले, भाई पिछड़े दलित अलग जाएंगे, यहाँ योगी जी सिर्फ और सिर्फ सवर्णों के मंत्री रहेंगे, मुख्यमंत्री रहेंगे। हम जानते हैं 68,500 में आधे घंटे के अंदर रविवार को एनआईसी खुलवा करके सवर्ण वर्ग को नौकरी दे दी गई थी, मिठाई खिला दिया गया था। आज हम लोग 4 साल से सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं, 4 साल से अपने मांग को लेकर के मुखर हैं। और हमारी मांग नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी ने 6,800 की लिस्ट निकाली, घोटाला माना, आयोग ने घोटाला माना, इन्होंने एक कमेटी बनाई, उन्होंने माना। अब तो सर्वे सर्वा हाई कोर्ट ने मान लिया। किस बात की देर से या चाहते हैं? देरी क्यों हो रही है, उसी मुद्दे को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। महिला अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आई हैं और पूरा का पूरा जो रास्ता है ये वही रास्ता है जहाँ पर बड़े कई सारे मंत्री रहते हैं, सरकार के बड़े अधिकारी रहते हैं। पूरा का पूरा रास्ता आप देख सकते हैं, वहाँ से बैरिकेडिंग लगा करके बंद कर दिया गया है, उस ओर भी बैरिकेडिंग लगाई गई, किसी वाहन को इधर नहीं आने दिया जा रहा, क्योंकि सारे के सारे अभ्यर्थी जो है वो सड़क पर बैठे हैं। और इस ओर जो जाने वाला रास्ता है भूपेंद्र चौधरी के घर के आगे से, और राकेश सचान जो MSME मिनिस्टर है, वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा करके रोका गया है। इसी तरफ बाईं ओर शिक्षा मंत्री रहते हैं संदीप सिंह। आप सोचिए कि शिक्षा मंत्री के आवास के चंद कदम दूरी पर यह धरना प्रदर्शन पिछले 2 दिन से चल रहा है, लेकिन शिक्षा मंत्री यहाँ पर नहीं आए किसी की बात सुनने के लिए। और क्या लगता है क्यों आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सरकार ने आश्वासन दिया है कि आपकी मांगे मानी जाएंगी। सरकार ने माना है, लेकिन हमें न्याय कहाँ मिल रहा है, तो इसलिए हम अपनी नियुक्ति के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कभी इस मंत्री के पास, कभी उस मंत्री के पास, लेकिन हमारी सुनने वाला कोई नहीं। भूपेंद्र चौधरी के आवास पे आप लोग बैठे हुए हैं, भूपेंद्र चौधरी तो निकल गए आपकी बात सुने बगैर। जी सर, अब कोशिश जब तक आएंगे नहीं, बात नहीं होगी, तब तक हम लोग यहीं पे रुके रहेंगे, अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। जी सर, तक यहीं बैठे रहेंगे। महिला अभ्यर्थी भी हैं। भूपेंद्र चौधरी तो चले गए, किसका इंतजार कर रहे हैं? आप इंतजार कर रहे हैं किसी तरीक़ा से हमारा न्याय हो, और क्या कर सकते हैं? इंतजार कर सकते हैं। उनके द्वारे पे आके नहीं सुन रहे हैं तो क्या करें, दम घोट तो सकते नहीं हैं। अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है, कहाँ थी आप अभी? सर, हम लोगों की यही अपील है सरकार से कि हम लोगों का हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसका पालन करें और हम लोगों को नियुक्ति दे। नियुक्ति चाह रही हैं? जी बिल्कुल, 4 साल हो गए हमारी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, तो नियुक्ति तो देना चाहिए। अब तो कोर्ट से ऑर्डर भी आ गया, अब पता नहीं किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग मंत्रियों के और प्रदेश अध्यक्ष के आवास के बाहर, क्या लगता है बात सुनी जाएगी?
हमें उम्मीद है कि बात सुनी जाएगी। नहीं अगर बात सुनी जाएगी तो हम यहीं आत्महत्या करेंगे इसी लखनऊ में। अगर हमारी बात टाइम रहते नहीं सुनी गई, हम सारे पिछड़े दलितों के नेता जो हैं उनके पास गए हैं। अब अगली रणनीति हमारी ये है कि हम कालिदास मार्ग पे जाके आत्महत्या कर लेंगे। और इस सरकार से बता देना चाहते हैं कि सुना है नई हवाएं हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, और हम जैसों की खुददारी सियासत बिगाड़ देती है। और ये हमारे पिछड़ा दलित समाज 85% है, ये हमारे भी मंत्री हैं। हम इनको मनवा के लखनऊ से जाएंगे। ये हम लोग दृढ़ संकल्प लेके आए हैं कि इनको मनवा के जाएंगे। इन्होंने 6800 की सूची दे दी है, चोरी पकड़ी गई है, हिला हवाला। सियासत की बात आपने की, ये बताइए कि अभी बाई इलेक्शन है कुछ दिनों बाद में 10 सीटों पर, क्या लगता है आप लोग का ये जो विरोध प्रदर्शन है इनमें ज्यादातर लोग पिछड़े समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, क्या संजय आपको बीच में रुकना पड़ेगा, फिलहाल वक्त इतना ही है। दरअसल कुल मिलाकर बड़ी तस्वीर ये नजर आ रही है कि ये जो अभ्यर्थी है इनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं, पहले उप मुख्यमंत्री के आवास के बाहर पहुंचे थे, उसके बाद अनुप्रिया पटेल के घर के बाहर पहुंचे थे, और आज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनके घर का घेराव ये कर रहे हैं। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के नेताओं से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की मुलाकात जारी है। सुबह राहुल गांधी से यह मुलाकात हुई थी, अब केसी वेणुगोपाल के घर पर दोनों मौजूद हैं। बजरंग को विधानसभा का टिकट मिल सकता है, यह सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कांग्रेस नेताओं से दोनों की मुलाकात जारी है, राहुल गांधी से भी दोनों मिले थे। बजरंग चुनाव लड़ सकते हैं, इस तरह की खबर आ रही है, उन्हें पार्टी प्रत्याशी बना सकती है। आपको पता है हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में इस मुलाकात के तमाम मायने मतलब निकाले जा रहे हैं। पहले राहुल गांधी से इन दोनों की मुलाकात हुई, अब कांग्रेस के कुछ और नेताओं से मुलाकात हो रही है। और एक बड़ा अपडेट आपको दे दें कि दोनों को टिकट दिया जा सकता है, यानी विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ सकती हैं। पहले बजरंग पूनिया को लेकर खबर आ रही थी कि विधानसभा का चुनाव वो लड़ सकते हैं, लेकिन अभी अभी एक बड़ी जानकारी सामने आ गई कि विनेश फोगाट भी कांग्रेस के टिकट पर हरियाणा में विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। तो जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे और जिस तरह से कांग्रेस के नेता विनेश फोगाट को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, ऐसे संकेत बहुत पहले से मिलने शुरू हो गए थे। हमारे साथ जैनेंद्र जुड़ गए, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। जैनेंद्र, तो ये तो बड़ा अपडेट है अगर विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ेंगी। बिल्कुल अखिलेश, पहले हमें यही इनपुट था आला सूत्रों के हवाले से कि केवल एक को टिकट मिलेगा और बजरंग पूनिया चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी चाहते थे कि विनेश इस बार चुनाव ना लड़े, क्योंकि वो ओलंपिक से लौटी हैं और वो पहले से ही काफ़ी उन्होंने तनाव और दबाव का सामना किया है। चुनाव अपने आप में एक अलग प्रेशर होता है, ऐसे में राहुल का सुझाव था विनेश को कि आप चुनाव मत लड़िए, केवल बजरंग चुनाव लड़ें। लेकिन हमें सूत्रों ने बताया है कि विनेश ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, और ऐसे में संकेत ये हैं कि विनेश को भी टिकट मिल सकता है, बजरंग को भी टिकट मिल सकता है। विनेश फोगाट को चरखी दादरी सीट, जो उनके मायके की सीट है, वहां से उतारा जा सकता है। बादली सीट से बजरंग पूनिया को मौका मिल सकता है। बादली सीट फिलहाल कांग्रेस के पास है, कुलदीप वत्स वहां विधायक है, हो सकता है कि उनका टिकट कटे और बजरंग पूनिया वहां से चुनावी अखाड़े में उतरे। तो विनेश और बजरंग दोनों चुनावी अखाड़े में उतर सकते हैं। पहले संकेत यह था कि केवल एक को टिकट मिल सकता है और संभावना ज्यादा बजरंग की थी, लेकिन अब जानकारी है कि दोनों को टिकट मिल सकता है। और फिलहाल राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बजरंग और विनेश केसी वेणुगोपाल, जो संगठन महासचिव हैं कांग्रेस में, दूसरा सबसे बड़ा पद होता है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं अखिलेश। और आखिर में मैं बता दूं कि सूत्रों का हमें यह संकेत है कि संभव है कि बजरंग पूनिया दोपहर तक जो उनकी सरकारी नौकरी है उससे इस्तीफा दे दें। तो ये एकदम तय है कि बजरंग पूनिया चुनाव लड़ने जा रहे हैं। संभवतः बादली सीट से कांग्रेस उन्हें चुनाव लड़ा सकती है। संभव यह भी है कि विनेश फोगाट को भी हम चुनावी अखाड़े में उतारें। एक बड़ा अपडेट है कि विनेश फोगाट भी चुनाव लड़ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंद्र इस जानकारी के लिए आपका। और अब खबर महाराष्ट्र से। यहां विधानसभा चुनाव से पहले सियासत बहुत गर्म है। एमवीए में चुनाव से पहले सीएम फेस को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आप तक मैं पहुंचा दूं। महाराष्ट्र की सियासत से बड़ा अपडेट। महाराष्ट्र के सीएम फेस को लेकर शरद पवार ने कहा कि जिसके विधायक ज्यादा उसका सीएम। शरद पवार संख्या बल के आधार पर सीएम का फैसला हो ये चाहते हैं। कोल्हापुर में शरद पवार के बयान से एमवीए में यानी जो महाविकास अघाड़ी है उसमें तनाव की स्थिति अब नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे की दरअसल लगातार दावेदारी सामने आती रही है, खुद को वही मानकर चलते हैं कि सीएम का चेहरा वही, लेकिन अब शरद पवार ने यह कह दिया कि जिसका ज्यादा सीएम मुख्यमंत्री उसका, तो जिसके विधायक ज्यादा उसका ही मुख्यमंत्री होगा, जिसके ज्यादा एमएलए होंगे। तो संख्या बल के आधार पर यह निर्णय लिया जाए, यह कहना शरद पवार का। तो अभी की बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से आ रही है। हमारे साथ मृत्युंजय, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़ गए हैं। मृत्युंजय,
ये बहुत बड़ा अपडेट है। ये तो जिस तरह से शरद पवार ने स्टैंड ले लिया है कि जिसका ज्यादा विधायक, ज्यादा एमएलए, उसका सीएम। देखिए अखिलेश, एक बात तो साफ है कि शरद पवार जो कहते हैं उसे आखिरी बयान, और यही बयान बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अभी 2 दिन पहले का ही बयान था कि एनसीपी की तरफ से कोई सीएम फेस का चेहरा नहीं होगा, कांग्रेस या शिवसेना उद्धव गुट से सीएम का फेस होगा। और आज का बयान है कि जिसकी ज़्यादा संख्या बल उसका होगा सीएम। यानी कुल मिलाकर शिवसेना उद्धव गुट को और कांग्रेस दोनों के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारे पास भी सीएम का चेहरा है। और ऐसे पर एक शरद पवार की एक और खूबी खासियत है कि वो एक बार में 2 तीर चलते हैं। एक तीर तो उन्होंने ये कह दिया कि जिसके ज़्यादा विधायक होंगे सीएम उसका होगा, और दूसरा ये भी कह दिया कि बीजेपी के नितिन गडकरी जो कि सबसे बेहतरीन मंत्री हैं, देश में जितनी आज आधुनिक सड़कें और अच्छी सड़कें हैं वो उनकी योगदान है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने एक बीजेपी की तारीफ भी कर दी, नितिन गडकरी की तारीफ भी कर दी। तो कुल मिलाकर शरद पवार का ये दांव है। और ये कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति में, देश की राजनीति में, कि शरद पवार जो आकर कैमरे पर भी कहते हैं या पार्टी मीटिंग में कहते हैं वो अंतिम वाक्य या अंतिम सत्य नहीं होता, वो 24 घंटे बाद भी उससे पलट सकते हैं। 2019 के चुनाव में आपको याद होगा कि किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि शिवसेना और बीजेपी को लोगों ने मैंडेट दिया है तो साथ में उन्हें सरकार बनानी चाहिए, जब उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। और उसके बाद मुंबई में आने के बाद उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि हम गठबंधन बनाएंगे और उद्धव मुख्यमंत्री होंगे। तो निश्चित तौर पर यह बयान असमंजस में डाल रहा है उद्धव ठाकरे को, जो ये मानकर चल रहे हैं कि चूंकि उनके पास साथ में सरकार चलाने का अनुभव है, सीएम रह चुके हैं, सीएम चेहरा वो बन सकते हैं। और कांग्रेस जो कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन की है, ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है, ज्यादा सीटें मांगेगी, तो ऐसे पर उन दोनों को सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, भले ही उनका आखिरी बयान ये ना माना जाए जो कह रहे हैं शरद पवार, लेकिन इससे अब महाराष्ट्र की राजनीति में कई तरह के कयासों का दौर जरूर शुरू हो जाएगा और उद्धव ठाकरे खासतौर पर तनाव में आ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस जानकारी के लिए आपका। महाराष्ट्र में एमबीए में सीएम फेस को लेकर शरद पवार का अब नंबर गेम वाला बयान सामने आ गया, आप सुन रहे थे। वहीं एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने एक बड़ा बयान दिया। महाराष्ट्र में एमबीए के सीएम फेस पर बोली सुप्रिया, एनसीपी सीएम पद की रेस में नहीं है, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सुनिए। अगर हमारे लिए सेवा मायने रखती है, पद नहीं मायने रखता, तो अगर सेवा इस देश की करनी है तो क्या पद पे आप काम करते क्या मायने रखता है। और ये सत्ता क्या है, सत्ता ये एक टूल है लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए। तो सीएम ऐसा, मेरे मन में एक बात हमेशा आती है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ऐसा बने जो दिल्ली के सामने न झुका है न झुकेगा। क्या उद्धव ठाकरे वापस मुख्यमंत्री बन सकते हैं? बिल्कुल सकते, कोई भी बन सकता है, कांग्रेस का बन सकता है, उद्धव जी का बन सकता है, कोई भी बन सकता है। आपके पार्टी का? नहीं, हमारे पार्टी में पवार साहब ने खुद कहा है कि हमारी पार्टी उस रेस में है ही नहीं। लेकिन अब पवार साहब ने यह कह दिया है कि जिसकी ज्यादा संख्या उसका सीएम। बहरहाल अब कोलकाता वाली बड़ी खबर आपको बता दें। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। संजय के पॉलीग्राफ टेस्ट से और गुत्थी उलझ गई है। टेस्ट में संजय ने हत्या की बात कबूली, रेप के आरोप को संजय रॉय का इनकार, यानी वो रेप वाले जो आरोप लगे थे उस पर उसने इनकार किया है। एबीपी न्यूज के पास पॉलीग्राफ टेस्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है और इसमें जो जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है, ये मामला और ज्यादा उलझ सकता है। पॉलीग्राफ टेस्ट से और ज्यादा ये गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है। संजय ने हत्या की बात कबूल की है लेकिन रेप के आरोप से वो इनकार कर रहा है। तो ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यही कहती है। इस खबर पर कुछ और जानकारी लेते हैं। मेरे साथ वरुण भी मौजूद हैं और मनोज्ञा लोईवाल भी आपको नजर आ रही हैं। मनोज्ञा, ये पॉलीग्राफ टेस्ट वाले रिजल्ट की बात जो सामने आ रही है उसमें क्या इशारा है, कुछ और पता चल पा रहा है क्या? देखिए, इसमें इशारा बहुत साफ है कि संजय रॉय जितना जानता था अगर उतना ही बता रहा है तो क्या कोई और भी आरोपी है। उसने ये ज़रूर माना है कि उसने मारा है, उसने बहुत बुरी तरह मारा है पीड़िता को, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि वो बलात्कारी भी है। अगर पॉलीग्राफ टेस्ट पर पूरी तरह से विश्वास किया जाए तो तथ्यों के आधार पर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो और ज़्यादा जटिल हो जाते हैं। जिस गुत्थी को सुलझाने में लगी है सीबीआई, वो अब और ज़्यादा उलझती नजर आ रही है। उसमें सबसे पहला सवाल कि क्या वो वहाँ पे था, उसने कहा हाँ मैं था। उससे पूछा गया क्या तुम वहाँ अकेले थे, बोला हाँ मैं अकेले था। क्या तुमने बलात्कार किया है, उस पर उसने कहा नहीं। लेकिन उसके साथ वहाँ पर कोई और था तो भी नहीं।
क्या तुमने उसे मारा था? हाँ, मैंने मारा था। लेकिन अब इन सब के साथ जो दो बातें सामने आ रही हैं, पहला ये कि अगर संजय रॉय हर वो तथ्य सही दे रहा है जिसके आधार पर सीबीआई अपनी जांच आगे बढ़ाएगी, तो वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी उठ जाते हैं कि क्या कोई और व्यक्ति था? सीसीटीवी कैमरा के वीडियोस वहां पर बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऊपर के तल पर कहीं पर भी सीसीटीवी नहीं है। जो सीन ऑफ क्राइम है वहाँ पर 40 फीट के आगे पीछे की सारी चीज़ें लगभग कहीं ना कहीं उस पर अव्यवस्था की वजह से नहीं अभी उपलब्ध हैं, और उन सब के बीच में सीबीआई के लिए फोरेंसिक और बाकी सारी चीजों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ेगा। अब तक 7 पॉलीग्राफ टेस्ट करवाए गए हैं, लेकिन संजय रॉय सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण आरोपी है। वरुण, देखिए, ये जो फाइंडिंग होती है पॉलीग्राफ टेस्ट की, इसे अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होगा, अगर वो कह रहा है कि हाँ हत्या तो मैंने की है, लेकिन रेप वाले मामले में अगर वो इनकार कर रहा है तो मतलब कोई और भी था वहां पर, तब तो ये मसला और उलझ रहा है। देखिए, बिल्कुल कोई और दूसरा शख्स इस वारदात के अंदर शामिल है या नहीं, उसी की जांच सीबीआई अभी कर रही है। 10 से ज़्यादा लोगों के पॉलीग्राफिक टेस्ट कराए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सीबीआई की जांच भी इसी दिशा में आगे बढ़ी है कि संजय रॉय ही वो अकेला शख्स है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। और वैसे किसी आरोपी का जो कबूलनामा या फिर जो पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट होती है वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं होती। कई फिजिकल एविडेंस होते हैं, कई डिजिटल एविडेंसेज होते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज होते हैं। जो सीसीटीवी है उससे साफ नजर आ रहे हैं कि संजय रॉय ही अकेला 4 बजे के आसपास जो था वो सेमिनार रूम के अंदर गया था, और 4:30 पौने 5 बजे के आसपास जब वो बाहर निकला। तो कई इस तरीके के साक्ष्य हैं, कई लोगों के बयान है, और साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट आपको बता दूं, जो डीएनए रिपोर्ट है मृतका की, तो उससे जो स्वैब्स और जो सैंपल्स जो फॉरेंसिक टीम ने इकट्ठा किए थे उनको डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था, उसकी रिपोर्ट सीबीआई को मिल चुकी है, जिसको एनालिसिस करने के लिए एम्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास वो रिपोर्ट भेजी है। तो जब ये सब रिपोर्ट्स आपस में क्लब की जाएंगी और जो फॉरेंसिक और जो दूसरे डिजिटल एविडेंस है वो सजा दिलाने में कहीं ना कहीं संजय राय को आगे सीबीआई के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बात अपने आप में बेहद अहम हो जाती है कि अगर वो पॉलीग्राफिक टेस्ट के अंदर ये बात कह रहा है कि जब वो कमरे के अंदर घुसा तो उसने हत्याकांड को तो अंजाम दिया, अगर वो रेप की बात को कबूल नहीं कर रहा है तो सवाल यही खड़ा होगा रेप किसने किया। वो डीएनए की रिपोर्ट से साफ हो जाएगा, जिसकी रिपोर्ट और ऐसे में ये राज और ज्यादा गहराता जा रहा है। इस खबर पर नजर बनाकर रखिए वरुण आप, और मनोज्ञा भी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के सदस्यता अभियान का वक्फ प्लान सामने आया है। मुस्लिमों को वक्फ बिल के बारे में बताया जाएगा। सदस्यता अभियान में वक्फ बिल के तथ्य बताए जाएंगे। इसे लेकर गलतफहमी दूर करेगी बीजेपी। वक्फ के नाम पर हो रही लूट की भी जानकारी दी जाएगी। बीजेपी ने जागरूकता के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनाई है, और खबर यह है कि 4 राज्यों के वक्फ बोर्ड चेयरमैन को जिम्मेदारी दी गई है। उत्तराखंड, एमपी, हरियाणा, गुजरात के चेयरमैन को जिम्मा दिया गया है। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक उपाध्याय अभी मौजूद हैं। अभिषेक, ये जो कदम उठाया जा रहा है इसका मतलब क्या निकाला जाए? अखिलेश, बीजेपी का प्लान ये है कि वक्फ बिल को लेकर के जो विपक्ष के द्वारा जो बातें उठाई जा रही हैं और जो बातें तमाम मुस्लिम संगठन उठा रहे हैं उसको लेकर के तमाम सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, उसको दूर किया जाए और मुसलमानों के भीतर जा करके इस बात को क्लियर किया जाए। तो इसका तरीका ये निकाला गया है कि जो सदस्यता अभियान बीजेपी का चल रहा है इसमें जिन मुसलमानों को जो बीजेपी से जुड़ रहे हैं या जिन तक बीजेपी पहुंच रही है उनको इसकी असल तस्वीर बताई जाएगी, और ये तस्वीर बीजेपी के मुस्लिम नेता बयां करेंगे। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के जो नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो वक्फ बोर्ड हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उनके चेयरमैन होंगे, और वक्फ बोर्डों को भी इस बारे में और क्लियर जानकारी दी जाएगी। तो पूरी कवायद है कि जेपीसी की बैठक के पहले बीजेपी इसको लेकर के देशव्यापी एक अभियान चलाना चाहती ताकि वक्फ को लेकर गलतफहमियां दूर की जा सके। ठीक है, शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय इस जानकारी के लिए आपका।